हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं। आपको हम फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के शुरुआत में ही हम बात किए थे कि स्केलर क्वांटिटी को जोड़ना है तो सिंपल आप जैसे सम करते आए हो बचपन से वैसे कर दो। पर वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन को ध्यान देना है, डायरेक्शन भी ध्यान देना होता है। ये देखना होता है कि दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में है। अगर वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल सम कर दीजिए, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों तो घटा दीजिए, बड़ा माइनस छोटा। पर ना सेम डायरेक्शन में है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा है तो ना ऐसा है ना ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है दूसरा ऐसा है, तब हम इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो ये हम सवाल किए थे पहले वीडियो में। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे किया जाता है। वेक्टर सम देखेंगे, वेक्टर लॉ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, एक पैरेललोग्राम मेथड और एक ट्रायंगल मेथड। ठीक है, तो मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला पैरेललोग्राम लॉ या मेथड जो भी कहो, दूसरा ट्रायंगल लॉ। ठीक, ये दो तरीका है, तो देखते हैं। ओके, तो पहले तरीका पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ऐसा कोई बी है। इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये करिए स्टेप 1 कि दोनों वेक्टर का टेल एक जगह रखिए। ये यहाँ है, इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ऐसा। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये हो गया। पुट देयर टेल्स टुगेदर, दोनों के टेल्स को एक साथ रखिए। ठीक, दूसरा स्टेप पैरेललोग्राम मेथड, इसमें क्या करना है आपको, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। दोनों के हेड से आप एक पैरेललोग्राम बनाइए और एक लाइन कंस्ट्रक्ट करिए। एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट करिए जो पैरेललोग्राम बनाए। तो कैसा करिएगा आप, इस तरीके से एक लाइन बनाइएगा विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, और एक दूसरा लाइन बनाइएगा विच इज पैरेलल टू दिस बी वेक्टर। ठीक है, ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम। ओके, तो दूसरा स्टेप है कि दोनों वेक्टर के हेड से पैरेललोग्राम बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ लाइन, construct a parallelogram by joining line. Okay, which is parallel to opposite vector. Okay, ये है दूसरा स्टेप। इन दोनों वेक्टर के बीच कुछ एंगल होगा, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा।
मान लीजिए एंगल थीटा है। ठीक, अब क्या करिए, थर्ड स्टेप, आपको एक डायगोनल बनाना है। इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बनाना है, और वो डायगोनल दो डायगोनल हो सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। तो ये वाला लेना है, वह डायगोनल जो इस एंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। तो ये है मेरा डायगोनल। ठीक, और यही डायगोनल आपको, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ही आपको आपके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो है इस ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायगोनल से जो एरो बना है, दिस एरो रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, this is your resultant vector. What does it mean? Resultant vector means sum of these two vector. Here this r vector, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। This r vector is sum of these two vector, a vector plus b vector. Okay, ओके, नाउ अब क्या करें, इस रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए, आपको ये ए वेक्टर दे दिया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा, जैसे कि 5 न्यूटन। अगर ये वेक्टर फोर्स है तो दे देगा कि एक वेक्टर है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर है 6 न्यूटन इस डायरेक्शन में, है ना। ऐसा आपको वैल्यू दे दिया जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऐसा है, दे देगा सब। तो इस मान लेते हैं हम एक जनरल ले रहे हैं ना, तो इस ए वेक्टर का हम वैल्यू मान लेते हैं ए है। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू ए है, और ये एरो है उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, यही दोनों हमें जोड़ना है और रिजल्टेंट लाना है, वैल्यू बताना है। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू बताना है। ओके, तो कैसे निकाला जाए। तो देखिए, यहां पर हम इस एरो का लेंथ लेंगे। इस एरो का लेंथ क्या हमें मालूम है। तो ये ए नहीं, ये ए एरो का लेंथ नहीं है, ये ए वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जिस वेक्टर को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अपने कॉपी में ये डायग्राम बनाओगे तो आपको इतना छोटा छोटा एरो मिलेगा, है ना, आपके कॉपी में। तो क्या अगर हम ये कहें कि ये एरो का जो लेंथ है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि अगर हम ये कंसेप्ट से चलते हैं तो फिर मेरा आ जाएगा कुछ लगता है 15-20 सेंटीमीटर, और आप अपने स्केल से मेजर करिएगा तो आपको आएगा कुछ 4-5 सेंटीमीटर। तो आप ये थोड़ी बोलिएगा कि मेरा 15-20 न्यूटन है, आपका 4-5 न्यूटन है। तो दिस लेंथ ऑफ दिस एरो is not a magnitude of your vector quantity which is represented by this arrow. Understood? इस एरो का लेंथ आपके वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है जिस वेक्टर को ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, उसके प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। ठीक, तो हम तो अभी तक बचपन से जो 9th-10th में जो भी हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं, 4-5 ज्योमेट्री में साइड्स होते हैं, 2-3 साइड दिए रहते हैं और एक नहीं दिया रहता है, उसे निकालना होता है। तो इन सब में जो भी हम लोग अभी तक वर्क किए हैं, सब में क्या होता है कि साइड का वैल्यू दिया रहता है ना, कि इस साइड का ये वैल्यू है, इस साइड का ये वैल्यू, ऐसा ऐसा दिया रहता है। यहाँ पे इस लेंथ का हमें वैल्यू नहीं दिया है। देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू है, इस लेंथ का वैल्यू नहीं है। और जब इस लेंथ का वैल्यू नहीं है तो हम कैसे इस अननोन लेंथ का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको हम स्टार्टिंग में लेक्चर में बताए थे
कि जो एरो का जो लेंथ होता है दैट इज वो लेंथ दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी उसके प्रोपोर्शनल होता है। और उसी के प्रोपोर्शनल में आगे भी देखा जाता है। मान लो 5 न्यूटन को आप 5 सेंटीमीटर से डिनोट किए तो 10 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर से डिनोट करोगे, है ना। तो ये रूल्स को फॉलो करते हैं हमेशा, जो एक बार सेट कर लेते हैं स्केल कि मान लो 5 न्यूटन को 10 सेंटीमीटर से डिनोट करना है तो 10 न्यूटन को 20 से करेंगे, है ना। अगर दोगुना है तो दोगुना है, जो भी फैक्टर ले लिए वो हमेशा यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें हम, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस एरो का लेंथ a डैश है। इस एरो का लेंथ हम स्केल लिए, मेजर किए तो आया b डैश। इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, एरो का लेंथ b डैश है। इस r वेक्टर का ये जो एरो है उसका लेंथ r डैश है और इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है। ठीक है। अब ये देखिए, ये a वेक्टर और ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये a, ठीक, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये वो एरो जिससे a वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिससे a वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस एरो का लेंथ क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप क्लास 8 9th में पढ़े होंगे, 7 8 में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, वहाँ पे आप पढ़े हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसे कहते हैं जिसमें दो क्वांटिटी होता है, एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। जैसे आपने पैसा ज़्यादा दिया तो आपको सामान ज़्यादा मिलेगा, तो वैसे ही अगर मेरा एरो का लेंथ बड़ा है तो जो वो एरो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस क्वांटिटी का वैल्यू भी बड़ा होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वहाँ पे हम लोग सीखे थे कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उसके रेशियो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने 5 रुपया में 2 चॉकलेट लिया, ठीक, तो 10 रुपया में 4 चॉकलेट लोगे, और ये 5 रुपया और ये 2 चॉकलेट, इसका रेशियो करो, और ये 10 रुपया 4 चॉकलेट, तो यहाँ क्या किए थे, रुपया बाय चॉकलेट, तो इधर भी रुपया बाय चॉकलेट करो। इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है ना, काटोगे तो सेम आएगा 5/2। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका रेशियो का वैल्यू इक्वल आता है। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ए वेक्टर का लेंथ a डैश, बी वेक्टर का जो वैल्यू है b का लेंथ b डैश, वैसे ही r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और r डैश, ये तीनों है मेरे पास, ठीक। तो ये तीनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम सबका रेशियो निकालेंगे तो बराबर आना चाहिए जैसे अभी आया था, है ना। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का, उस एरो का लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू ये होगा, वैसे ही ये होगा। ये देखिए, ये आपको आगे लास्ट में जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। ठीक है, इतना आप समझ में आया आपको। देखिए, बताने का तो बहुत शॉर्टकट तरीका है, सिंपल से हम आपको बता देते हैं, बना देंगे 1 सेकेंड 1 मिनट में पूरा रिजल्ट बता देंगे, पर आपको फील आना चाहिए। ठीक है। जब हम क्लास 11th में थे तो बहुत स्ट्रगल होता था कि कभी क्या कर दिए, कभी क्या कर दिए, ऐसा क्यों कर दिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे माइंड में। ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होता था, बहुत बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो फील आने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको।
ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई तैयार। ये एरो का लेंथ और एरो जिस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू सब चीज़ है हमारे पास। अब चलिए बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर सब भूल जाइए। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक ज्योमेट्री है, एक पैरेललोग्राम है और उसका ये साइड का लेंथ बी डैश है, इस साइड का लेंथ ए डैश है ना। इस साइड का लेंथ, ये साइड का लेंथ क्या होगा, इसी के बराबर होगा ना, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो ये बी डैश है और ठीक है। तो अब मुझे ये आर डैश निकालना है। अब मुझे ये आर डैश निकालना है। अगर हम आर डैश निकाल लेते हैं तो आर भी निकाल लेंगे। कैसे? अगर देखिए आर डैश निकल गया तो बी और बी डैश तो आपको दिया रहेगा, ठीक। तो आप वहां से अगर ये दोनों दिया हुआ है तो आर डैश आपको मालूम है तो आप आर निकाल लोगे, है ना। एल एच एस बराबर आर एच एस, है ना। तो आर डैश निकालते हैं। इसमें आगे थोड़ा एक मैथमेटिकल आगे कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि आप अगर ये सब अच्छे से स्केलिंग किया हुआ है, ऐसे नहीं मनमाने ढंग से नहीं खींचा हुआ है, एक स्केलिंग किया हुआ है प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, है ना। तो आप इस जो एरो है इस एरो का लेंथ निकाल लो स्केल यूज करके। आर डैश आपको लेंथ निकल जाएगा, बी डैश स्केल यूज करके बी डैश निकाल लो या ए डैश निकाल लो। सॉरी, यहाँ पे ए डैश लिखना भूल गया, ए डैश निकाल लीजिए। स्केल यूज करके डायरेक्ट यहाँ स्केल रखिए, निकल जाएगा और वैल्यू रखिए, आपको डायरेक्ट आर निकल जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। तो कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये सब आता है ज़्यादातर। तो अगर आपको ग्राफ में अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, स्केल लगाइए, स्केल लगाकर आर डैश निकाल लीजिए। आपको अगर रिजल्टेंट वेक्टर पूछे तो आर डैश निकाल लीजिए, बी डैश निकाल लीजिए, ये तो दिया ही रहेगा, तुरंत निकल जाएगा आर स्केल करके, ठीक है। और अगर ना दिया रहे, न्यूमेरिकल्स हो, सॉल्व करना हो बिना ग्राफ की मदद से, तो आपको अभी हम बताने वाले हैं। तो ये आर डैश मेरा ये है, ये लेंथ कैसे निकाला जाए। तो क्या हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ काम करता है ना। पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। लो, बन गया, कंस्ट्रक्शन किए बन गया। अब क्या लगा दें? हाँ, अब लगाइए। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल देख रहे हैं पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस जो देख रहे हो आप, पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये अगर ये एंगल ले हम तो इस एंगल के लिए ये क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया और ये पी आर बेस हो गया। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर आपका बेस कौन है? क्यू आर, और सॉरी बेस आपका क्यू आर नहीं है, बेस आपका पी आर है। और जो पी आर कैसे निकलेगा? पी एस प्लस एस आर से, है ना। ओके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। अब देखिए कैसे निकाला जाए। मुझे चाहिए ये आर डैश, यानी ये पी क्यू चाहिए मुझे, ये आर डैश चाहिए। आर डैश मिल गया, तुरंत मिल जाएगा आर। तो ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसे मिटाते हैं, बट आप जरूर इसे नोट करिए, ठीक है। तो
हमेशा लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये मेरा हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन हो गया मेरा? आर डैश का स्क्वायर बराबर पी परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस कौन हुआ? पी एस प्लस एस आर का स्क्वायर। अब क्यू आर कैसे जाने? तो क्या ये एंगल आप जानते हो? हाँ, ये एंगल इस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये जो क्यू एस है इसी के पैरेलल है ना। तो ये ए के साथ जितना एंगल बनाएगा वैसा ही ये भी उतना ही एंगल बनाएगा, जिसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कहते हैं। ओके, तो अब देखिए ये छोटा सा क्यू एस आर में, देखिए छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू एस आर। इसमें आपको एक साइड मालूम है बी डैश, तो आप एस आर नहीं निकाल सकते। आपको एंगल भी मालूम है, एक साइड भी मालूम है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आपको क्या मालूम है? हाइपोटेनस। आपको क्या चाहिए? बेस, परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, है ना, कॉस थीटा साइन थीटा का यूज करके। तो इन ट्राइंगल क्यू एस आर में अगर हम लगाएं साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्यू आर हो गया बी डैश साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा लगाएं तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो एस आर हो गया बी डैश कॉस थीटा। तो हमें क्यू आर मिल गया, एस आर मिल गया, पी एस तो मालूम ही था, ए डैश। ठीक है, तो आर डैश बराबर क्यू आर बी डैश साइन थीटा, उसका स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिए, प्लस पी एस का वैल्यू ए डैश, एस आर का वैल्यू बी डैश कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आर डैश यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो बी डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ये दोनों का, इन दोनों में से बी डैश कॉमन लीजिए, तो आपको बी डैश स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में, विच इज 1। फिर ये ए डैश स्क्वायर, फिर 2a डैश बी डैश कॉस थीटा, दिस इज योर आर डैश का स्क्वायर। अब ये हो गया, ये क्या हुआ? ये आर डैश हमें मिला, है ना। इस रिजल्टेंट वेक्टर के एरो का लेंथ पता चला मुझे, और जैसा कि हम बोले लेंथ मिल गया तो सब मिल गया। देखिए, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो हम शुरू में रेशियो लिखे थे वो यूज करते हैं। फिर से लिख लेते हैं, आर डैश बटा आर इज इक्वल टू, है ना, आर बटे आर डैश लिखे या आर डैश बाई आर लिखे, बात एक ही है। ए डैश बटे ए बराबर बी डैश बटे बी, है ना, क्योंकि आर डैश और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा। वहां से यहाँ से आर डैश बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ए डैश बटे ए इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? आर डैश बराबर ए डैश बटे ए इंटू आर लिख सकते हैं। हाँ, बी डैश बटे बी इंटू आर भी लिख सकते हैं, पर मेरा मन कर रहा है ए डैश बटे ए इंटू आर लिखे। मन कर गया, आप अपना जो आपको मन करे आप वो करो, ठीक है। चलो, तो आर डैश के जगह हम मेरा क्या प्लानिंग है? मेरा प्लानिंग है कि हम हर जगह ए डैश के टर्म्स में, इस पूरे लेफ्ट साइड राइट साइड में सिर्फ ए डैश कर दें, पूरे सबको ए डैश के टर्म्स में लिख दें, इसलिए ताकि हम काट सकें, है ना, कॉमन लेकर।
तो आर डैश को हम लिखेंगे ए डैश बटे ए इंटू आर का स्क्वायर, इस तरीके से। बी डैश को इसी तरीके से लिखेंगे, बी डैश बराबर दिस इज इक्वल टू दिस, बी डैश बराबर आर डैश बटे आर इंटू बी, आर डैश बटे आर इंटू बी उसका स्क्वायर प्लस ए डैश का स्क्वायर प्लस 2a डैश, बी डैश के जगह पे आर डैश बटे आर इंटू बी कॉस थीटा। ओके, एक मिनट हो, हमने जो बोला हम उसी का उल्टा काम कर दिए। हमने क्या बोला था कि सबको ए डैश के टर्म्स में लिखना है, तो बी डैश को भी ए डैश के टर्म्स में लिखते हैं ना। सॉरी, होता है कभी कभी बताते बताते ध्यान थोड़ा भटक जाता है मेरा। ओके, माफ करिएगा उसके लिए। बी डैश के जगह पे हम ए डैश बटे ए लिख लेते हैं, इंटू बी तो लिखा हुआ ही है। ओके, ये आपका बी डैश हुआ। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए डैश स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे भी सुधारना पड़ेगा, ए डैश बटे ए, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ए डैश स्क्वायर आएगा, ए डैश स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे भी ए डैश स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम ए डैश सबको खत्म कर दे, क्या खत्म कर दें? अब क्या लिखें यहाँ पे खत्म करके, 0 नहीं 1 लिखेंगे। ये सब बेसिक है, आपको जानना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सबको स्क्वायर करिए, अब कॉमन लीजिए लेफ्ट साइड राइट साइड, कट जाएगा तुरंत, है ना। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आर स्क्वायर, ऊपर लिखते हैं। बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, बार बार मिटाना पड़ जाता है। तो आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा 2 बी बटे ए कॉस थीटा। अब यही ए स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ए बच जाएगा। दिस इज, तो जो आपको पहले कहाँ पे था, मिट गया, तो ऐसा ही सेम रिलेशन आपको एरो के लेंथ के लिए आया था। अब वही सेम रिलेशन आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड में आया है। तो अब यही चीज हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि चलो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, तो इसको मान लो ए, पर आपने कभी ऐसा नहीं किया था। आपने जब भी 9th 10th में जो भी आप किए हो, ज्योमेट्री में जो भी फिगर रहता था तो उसमें लिखा रहता था दिस इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, और आप लेंथ को करते थे। पर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरो, तो वो थोड़ा सा कनेक्शन बैठाना जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा इतना लंबा प्रोसेस लिए हैं, ठीक है, ताकि आपको फील आए कि क्या हो रहा है। तो ओके, सो इन दिस वे आर स्क्वायर हटाओगे तो आर आएगा, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ योर वेक्टर क्वांटिटी, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो ऐसे आप रिजल्टेंट निकालते हो अपने वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का। बात समझ में आई? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विथ मोर केयर, विथ मोर और अच्छे से समय लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अच्छा,
तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया रिजल्टेंट वेक्टर का, पर वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन कैसे निकालें? तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। तो देखिए कैसे डायरेक्शन क्या बोलेंगे, बोलेंगे इधर है, ऐसे बोलेंगे इधर है, ये क्या तरीका हुआ, है ना? ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि इधर है। तो उसके लिए कुछ सहारा लेते हैं, क्या यहाँ पे एंगल का सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं। कहते हैं कि ये जो ए वेक्टर है इस ए वेक्टर से 30 डिग्री पे है, इस ए वेक्टर से 50 डिग्री पे है ना? अब यही यही नीचे रहता तो -30 बोलते हैं, है ना? मैथ्स में आप पढ़े होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। तो अगर यही नीचे वेक्टर रहता तो कहते हैं -30 डिग्री, -20 डिग्री, है ना? ओके, तो हमें ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, तो कैसे निकालें? तो बहुत बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, तो यूज करते हैं। कौन सा रेशियो यूज करें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना? tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, कौन सा यूज करें इस अल्फा को निकालने के लिए? तो tan यूज करते हैं, ठीक है? tan जनरली यूज होता है एंगल को निकालने में, ठीक है? तो ऐसे आप sin cos भी यूज कर सकते हो, पर tan जनरली यूज होता है। तो tan अल्फा विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा QR हो गया और बेस क्या हो गया? PR। QR का वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये आपका है B, अगर B हम ये भी लिख सकते हैं B डैश cos थीटा, या फिर हम B cos थीटा भी लिख सकते हैं, हमने देखा हुआ है ना? यहाँ लेंथ लेते हो एरो का, तो लेंथ 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 लेंथ, उस वो एरो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हो, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, है ना? ठीक, यहाँ पे बी, इस ये जो है इस लेंथ का वैल्यू है B डैश, पर ये एरो का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर क्वांटिटी उसका वैल्यू है B, तो ये B cos थीटा, सॉरी ओ माफ करिएगा, ये B sin थीटा होगा और ये B cos थीटा होता है। ओके, जैसा हमने यूज किया था ट्रिग्नोमेट्री निकालकर, आप कर सकते हो। ओके, सो QR हमें मिला हुआ है B sin थीटा और PR हमें है A प्लस B cos थीटा। तो यहाँ पे आपको थीटा मालूम है, A मालूम है, B मालूम है, तो आप यहाँ पे tan अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है? मान लो tan अल्फा आया, ऐसे आया, मान लो tan अल्फा, ये सब सॉल्व करने पे आपको आया tan अल्फा बराबर √3, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा है? 60 डिग्री, है ना? ओके, यहाँ से आप अल्फा बराबर tan इनवर्स B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा यूज करोगे, ऐसे। ये क्या किया? तो ये आप मैथ्स पढ़ोगे, आपको डिटेल में समझ में आएगा इसके बारे में, ठीक है? ये जब हम ये इसका मतलब ये मत समझिए कि tan को इधर ले आए, ये एंगल निकालने का एक तरीका होता है, ऑपरेशन है tan इनवर्स का, जो आप मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है? तो दिस इज योर, आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो इस पर बात करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग वेक्टर एडिशन सीख रहे हैं तो उसी पे फोकस करते हैं, नहीं तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है? एक बार में कोई एक ही टॉपिक पे स्टिक रहना चाहिए, ठीक है? सो ये है आपका वेक्टर एडिशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है? अलग अलग केस लेने का मतलब कि वेक्टर को अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ऐसा है, अगर परपेंडिकुलरली रहा, दोनों के बीच में 90 डिग्री रहा, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री रहा, तो क्या क्या होगा, किस सिचुएशन में क्या होगा, थोड़ा समझते हैं ताकि थोड़ा और फील आए। ओह, फॉर्मूला ही मिटा दिए हम, कोई बात नहीं। तो रिजल्टेंट का
हमें आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर स्पेशल केसेस तो अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है, इफ थीटा इज 0, तो क्या करेंगे? तो थीटा जब 0 होगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी पैरेलल। और हम लोग ये पहले से जानते हैं कि जब पैरेलल होता है तो सिंपली जोड़ देते हैं। क्या ये भी वैसे ही करेगा, जोड़ेगा? ये तो इतना बड़ा कितना खतरनाक फॉर्मूला यूज कर रहा है, कैसे जोड़ेगा ये? तो देखिए कैसे जोड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, थीटा की जगह 0, cos 0 मीन्स 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उस पर रूट लगा हुआ है तो हम सिंपल ए प्लस बी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ताकि आप फ्यूचर में देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपल जोड़ दीजिए, जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, जब दोनों पैरेलल हो यानी थीटा 0 हो। ओके, नेक्स्ट केस। जब दोनों एंटी पैरेलल हो तब, यदि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है तो यहाँ cos 180 रखिए। cos 180 का वैल्यू होता है -1। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो किसी लेक्चर में एक ट्रिक बताएंगे, वहाँ से आप समझ सकते हो। फिलहाल अभी वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कभी एंगल की बात करेंगे तो बताएंगे आपको अच्छे से। ओके, तो थीटा की जगह 180 रखेंगे तो 180 cos 180 का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे लिख लीजिए cos 180 बराबर -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -1 रखोगे तो -2ab आएगा। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a माइनस बी। देखिए दोनों वेक्टर अगर ओपोजिट होगा, ऐसे होगा, इसमें अगर ऐसा a वेक्टर b वेक्टर ऐसा रहे तो ये, और अगर ओपोजिट रहे, एक ऐसा एक ऐसा। नाउ एक और लेते हैं, लास्ट केस परपेंडिकुलर का। जब दोनों के बीच में थीटा 90 हो तो cos थीटा 0 हो जाएगा, है ना। cos 90 0 होता है, तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 तो 0 होता है, तो सब 0 हो गया। तो ये होगा जब दो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, सॉरी जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा तो आप क्या करोगे? ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ना। जब दो वेक्टर ए बी ऐसा परपेंडिकुलर होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। क्या पता करने के लिए? रिजल्टेंट पता करने के लिए। देखिए ये रिजल्टेंट हो गया आपका, ये बी तो ये बी, ये 90, तो ये ए बी मालूम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सो ये चीज़ें हैं। सो जो हम आपको फॉर्मूला दिए वो एक जनरल था, और ये सब छोटे छोटे जो हैं उसके स्पेशल केसेस हैं, छोटे, है ना, छोटे छोटे केसेस हैं। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं। अब तब तक के लिए आप इस जो भी हम बताए हैं उसे एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। अपने अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से समझ में आए, तो आप एक काम करो, आप इसे एक्सप्लेन करो। आप सामने में नोटबुक रख लो और उसे ऐसे ट्रीट करो कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं, अपने नोटबुक के थ्रू उसे देख देख कर उसे एक्सप्लेन करो। खुद के कोई नहीं है तो खुद को ही एक्सप्लेन करो, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साइलेंटली पढ़ने से कुछ नहीं होता।
सोच रहे हो कि साइलेंटली 2 घंटा शांति से पढ़ें, उससे नहीं होगा कुछ। आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? तब जाकर आप अलर्ट होते हैं। जब किसी को समझाते हो आप, तो आप ज़्यादा एक्टिव होते हो, आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है? आप उस तरीके से आप अपने ब्रेन को फोर्स करते हो फर्दर स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए, खुद से सोचने के लिए। ऐसे बैठकर सोचोगे तो कुछ नहीं सोच पाओगे। ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तब तक के लिए सब तैयार करके रखिएगा। ओके।